नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक नया लेक्चर लेके आ रहे हैं, जिसमें हम सब लोग इक्विलिब्रियम कंडीशंस को पढ़ेंगे। अभी कुछ बाकी रह गए था, पिछला लेक्चर आपने देखा होगा इक्विलिब्रियम कंडीशंस का। तो कब किस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है ये आप सब लोग समझ चुके होंगे। कितने इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है, कब आपका ऑलरेडी मूवमेंट जीरो होता है। जैसे मान लीजिए कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है तो मूवमेंट उसमें ऑलरेडी जीरो होगा, तो उसमें आपको सिग्मा एम इक्वल टू जीरो की जरूरत नहीं होती। थ्री डायमेंशनल सिस्टम का भी हमने बता दिया था, आप सब लोग को प्लेनर की ही एनालिसिस करनी होती है। सारे बल एक ही प्लेन में लग रहे होते हैं, उसी की एनालिसिस हमें करनी होती है। तो को प्लेनर में अगर को लीनियर है तो सिर्फ आपको क्या चाहिए, सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो। अगर आपका को प्लेनर कॉन्करेंट है तो उसमें सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो। अगर आपका कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम है तो कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम में आपने क्या किया होगा, सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो और सिग्मा एम इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर एम जो है वो जेड एक्सिस के अबाउट है, प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रही। ऐसे जनरल फोर्स सिस्टम में आपने देखा होगा सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो और सिग्मा एम जेड इक्वल टू जीरो। ये एक जनरल फोर्स सिस्टम था। ध्यान रखिए, कोप्लेनर कॉन्करेंट थ्री फोर्स सिस्टम के लिए आपका क्या होता था, लामी थ्योरम लग रहा होता है। जबकि आप इससे भी कर सकते हैं, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में क्या होना चाहिए, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो। तो लामी में भी आपने देखा होगा कि एंगल्स नोन होते थे, एक फोर्स पता होता था, दो फोर्सेस आपसे पूछे जाते थे। तो उन दोनों फोर्सेस को आप इन दोनों इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। बस लामी का थ्योरम क्या है कि थोड़ा आसानी से आपका जल्दी निकल जाता है, ठीक है, जो ट्रायंगल के साइन रूल से होता था। तो हमने लामी थ्योरम पढ़ ली, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ लिया, फोर्स सिस्टम पढ़ लिया, कपल मूवमेंट सब पढ़ लिया है। अब आगे चल रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशंस। इक्विलिब्रियम कंडीशंस कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के हमने बता दी, उससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उससे आगे हम सब लोग फिर बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। और ये लेक्चर सबको पसंद भी आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं, तो आप सभी लोग पूरा देखा करिए, लास्ट तक क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन हम सब लोग लास्ट में ही कर रहे होते, पहले थ्योरी करते हैं। तो अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो क्वेश्चन भी अच्छे मिल जाएंगे। कई लोग क्या है कि वीडियो के ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप वीडियो सीरियसली नहीं देख रहे हैं। तो आप सीरियसली देखें, पूरी मैकेनिक्स आपको हम कराएंगे, क्वेश्चंस आपको हम डिफरेंट बुक से उठा रहे हैं। और भी एक दिन अगर पूरी सीरीज हो गई, मैकेनिक्स का कंप्लीट हो गया, तो हम क्वेश्चन सीरीज ही लेके आएंगे, जिसमें हो सकता है कि 200-400-500 क्वेश्चंस ही हो, क्योंकि आप तब कंप्लीट होंगे, पूरी मैकेनिक्स आपको आ रही होगी, तो हम किसी भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आपके समझ में आएगा। अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिर्फ फर्स्ट लेक्चर चल रहा है, जिसके हम अंतिम पड़ाव की तरफ हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये फ्री बॉडी डायग्राम भी हमने बनाना सीखा था। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करना होता, कुछ नहीं, सिर्फ आप उस बॉडी को उस पूरे सिस्टम से फ्री करिए, आइसोलेट करिए, अलग ले जाके वैसे शेप जैसा था वैसे ही रहेगा। फुटबॉल आपका स्फेयर जैसा है तो स्फेयर जैसा ही रहेगा। पुली आपकी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखाया जाता है तो सर्कुलर दिखाएंगे। उसको अलग ले जाके बनाए और उस पर लगने वाले सारे एक्सटर्नल, चाहे वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो चाहे बॉडी फोर्सेस हो। कॉन्टैक्ट फोर्सेस किन्हीं दो मेंबर्स की, देखिए बल क्या है कि एक के द्वारा दूसरे पर लग रहा होता है, ध्यान रखिएगा, स्वयं से बल नहीं जनरेट होता, तो दो होंगे। अब जब दो लोगों के कांटेक्ट में आने से जो बल लगे वो कांटेक्ट फोर्स होगा। कांटेक्ट फोर्स ज्यादातर सरफेस पर लग रहे होंगे, जहां कांटेक्ट होगा वहां लग रहे होंगे। अब जैसे रस्सी से किसी को पकड़ के खींचोगे बांध के, तो रस्सी उसके कांटेक्ट में आई तभी बल लगा है, तो रस्सी का आपका कांटेक्ट फोर्स हो गया। दो एलिमेंट्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स होगा। फ्रिक्शन जब तक हम दोनों के मतलब दोनों हाथ के बीच में कांटेक्ट नहीं होगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा। लेकिन कोई भी बॉडी है, उसका वेट है, तो वेट का अर्थ के कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है, ऊपर भी है हवा में भी है तब भी वेट लग रहा है, क्योंकि वो वेट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ उस बॉडी पर लगा रही है, तो बॉडी फोर्स कहलाएगा। ऐसे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सारे बॉडी फोर्स होंगे, उनसे अंदर प्रॉपर्टी जो होगी, अलग अलग आवेश है, सेम नेचर के हैं, डिफरेंट नेचर के हैं, तो जैसा है उसके अकॉर्डिंग उस पर जो फोर्सेस लगेंगे वो आपके बॉडी फोर्सेस होंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम बॉडी को अलग करते हैं,
वेट को दिखाते हैं, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है। और इसके बाद सारे कांटेक्ट फोर्सेस हो, चाहे रिएक्शंस हो, चाहे किसी रस्सी द्वारा लग रहे हो, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को दिखाते हैं। और अगर सिस्टम उस समय इक्विलिब्रियम में है तो उस हम फोर्स सिस्टम को ध्यान में रखते हुए इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाते हैं। कुछ अननोन होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। जैसे बीम के केस में हम बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। बीम पर जितने एक्सटर्नल लोड लग रहे हैं, जितने रिएक्शंस लग रहे हैं, वेट अगर कंसीडर किया गया तो वेट सबको शो करेंगे और उसके बाद हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे तो आपको कुछ अननोन्स मिल जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि अननोन ज़्यादा होते हैं और इक्विलिब्रियम कंडीशंस कम होती है, तो आप क्या कहेंगे कि अननोन अगर ज़्यादा है तो हम सॉल्व करके नहीं निकाल सकते, जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन से नहीं निकाल सकते। उसके लिए कोई दूसरी कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस लेके आएंगे और उससे हम अननोन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसी सिस्टम को हम इनडिटरमिनेट सिस्टम कहेंगे, जो हम सब लोग सोम के एनालिसिस में डिटेल में करेंगे। ठीक है, कि क्या डिटरमिनेट होता है, क्या इनडिटरमिनेट होता है, ठीक, स्टेबल क्या होता है, क्या अनस्टेबल होता है, ये सारी बातें लेके आएंगे। तो अभी हम देखते हैं, मान लीजिए ये आपका है पुली सिस्टम है, ये आपका एक पुली है और इस पुली रोप एंड फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फ्रिक्शनलेस पुली, अगर फ्रिक्शनलेस नहीं है तो दोनों तरफ का टेंशन समान नहीं होगा, ये आपको बताया भी गया होगा। तो अगर कोई एक पुली है तो अब इसमें फ्री बॉडी डायग्राम मान लीजिए बनाना हो, पुली का अलग बनेगा, रस्सी का अलग। अगर हम इसकी बात करें तो इस बॉक्स का शुरुआत एक एक करके शुरुआत की, तो इसमें क्या होगा, इधर टेंशन होगा और इधर की तरफ क्या होगा, mg होगा। अगर इस बॉक्स, इस वाले बॉक्स की बात करें तो इधर टेंशन होगा, इधर क्या होगा, mg होगा। ऐसे अगर हम पुली को अलग बनाए, पुली को अलग बनाए तो पुली के ऊपर जो रोप है इधर की तरफ खींच रही होगी और इक्विलिब्रियम में अगर है तो यहां से आप कह सकते हो कि T इक्वल टू mg, इक्विलिब्रियम में है तो, वैसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, यहाँ मोशन नहीं होगा, तो ये है, तो ये T इक्वल टू mg इधर भी होगा। और ये अगर फ्रिक्शनलेस पुली है, अगर ये क्या है, फ्रिक्शनलेस, तो फ्रिक्शनलेस पुली के केस में दोनों तरफ टेंशन क्या होगा, समान होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू। तो इधर अगर टेंशन T है तो इधर भी टेंशन क्या होगा, T होगा, बशर्ते अगर थीटा था तो उसका भी झुकाव यहां से थीटा। अब बताइए यहाँ पर पिन जॉइंट्स है, यहाँ पर जो आपका पुली है वो क्या है, पिन जॉइंट है, तो पिन जॉइंट में मूवमेंट रिएक्शन आएगा नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शंस आएंगे। तो पुली को आपने अलग बनाया, पुली पर एक तरफ रस्सी का इधर खिंचाओ, एक तरफ इधर खिंचाओ और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन। यहाँ ध्यान रखिए पुली को मासलेस भी माना गया है, नहीं तो इसका पुली का mg भी आता है, ऐसे बात समझ में आई। तो ये मासलेस माना गया है तो इस पुली का mg नहीं होगा। तो आप फ्री बॉडी डायग्राम समझ गए होंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। आप इसको फिर फ्री बॉडी डायग्राम को अप्लाई करते हुए काइनेटिक इक्वेशंस लगा देंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप यूज कर लेंगे तो एक्सीलरेशन निकल आएगा। तो काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम अभी पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में, इक्विलिब्रियम है तो वही कंडीशंस आपको पता है किस किस केस में क्या क्या होना चाहिए। अगला ये क्वेश्चन देखिए, अ मास रेजेज अ 10 kg जॉइस्ट, अ मास रेजेज a 10 kg joist of length 4 meter by pulling a rope। ठीक है, किसी रोप द्वारा किसी, इसका मास क्या है 10 kg, 10 kg मास है। a mass of 10 kg joist of length 4 meter by pulling a rope। ठीक है, find a tension in the rope and reaction at A। सिंपल सा पूछा गया कि इसमें टेंशन क्या होगा और रिएक्शन एट ए होगा, तो ये आपको समझना है, सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन। अ मास ऑफ 10 kg ऑफ जॉइस्ट, अ मास ऑफ 10 kg जॉइस्ट ऑफ लेंथ 4 मीटर बाय पुलिंग बाय पुलिंग, ठीक है, अ मास रेजेज, कोई एक मास रेजेज अ 10 kg, वो 10 kg जॉइस्ट है, ऑफ लेंथ 4 मीटर बाय पुलिंग आ रोप। ठीक है, थोड़ी लैंग्वेज की इधर उधर है, तो बाय पुलिंग आ रोप। ठीक है,
फाइंड द टेंशन इन द रोप एंड रिएक्शन एट ए। अब बताइए हमारा इंटरेस्ट किस में होगा, इस रस्सी में? नहीं भाई, हमें इसमें इंटरेस्ट, क्योंकि इसी से रिएक्शन भी है। तो हम इंटरेस्ट अगर है तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे तो आपका क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मतलब, अब आप देखिए इस बॉडी को पहले अलग लाके बनाइए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपने कहा सर mg जो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ये भी आप बनाए। तीसरा स्टेप आप कोई और बल है, हाँ इधर ये टेंशन है, चलो भाई टेंशन एंगल दिखाते रहिए, उससे क्या होगा कि आपका गलत नहीं। तो फ्री बॉडी डायग्राम में डायमेंशंस और एंगल भी दिखाना होता है। चलो भाई अब यहां पर आइए, तो क्या ये हॉरिजॉन्टल जा सकता है? ये ऐसे बना हुआ है, क्या ये हॉरिजॉन्टल जा सकता है? नहीं जा सकता। तो अगर नहीं जा सकता तो AX आएगा। क्या ये वर्टिकल, क्या आएगा? AY आएगा। यहाँ पर A है, ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। बात समझ में सबको आ गई? तो फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। क्या आपने किया? AX यहाँ पर, AY वहां पर, और ये 45 डिग्री पर था, mg दिखाया 4 मीटर दिया, और तो कोई एक्सटर्नल बल नहीं। अब ये इक्विलिब्रियम में है, ऐसे उठाया हुआ, ये रस्सी द्वारा इसे उठाया हुआ इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम में है, क्या सारे फोर्सेस एक पॉइंट से आ रहे? नहीं। क्या सारे समांतर? नहीं। तो ये जनरल कंडीशन है। जनरल कंडीशन में आपके पास क्या है? सिग्मा fx इक्वल टू 0, सिग्मा fy इक्वल टू 0 और सिग्मा m इक्वल टू 0। और ध्यान रखिए m किसी भी पॉइंट के अबाउट आप ले, किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट क्या होगा? 0 होगा। तो अब आप यहां पर कोशिश क्या करें, पहले कौन सा लगाएं? फ्री बॉडी डायग्राम आपका क्लियरली बना होगा। ये इधर की तरफ टेंशन, ठीक है, फिर से आते हैं, ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम है। mg नीचे की ओर, इधर AX और इधर AY, और इधर की तरफ ऐसे टेंशन, ठीक है। ये 25 डिग्री और ये 25 डिग्री और ये क्या था? 45 डिग्री, और ये आपका 4 मीटर। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। चलो भाई अब हम तीनों इक्वेशंस लगा। तो सबसे पहले अगर हम नेट सिग्मा a के अबाउट मूवमेंट ले लें तो हमें 0 मिल जाएगा। अब तो a के अबाउट आप क्यों लेना चाहते हैं सर? अगर हम a के अबाउट मूवमेंट लें तो जो रिएक्शन AY और जो रिएक्शन AX है, इसके द्वारा मूवमेंट क्या हो जाएगा? 0। और ये दोनों अननोन है, ये दोनों पता नहीं है। तो ऑलरेडी अगर ये 0 हो जाएगा तो हमें आसानी होगी, सिर्फ टेंशन अननोन। इससे पहले यही, अब ध्यान रखिए ऐसे बगल में तुरंत लिखेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो A के अबाउट नेट मूवमेंट आप लीजिए। अब देखिए इन दोनों बल से मिले, इन्होंने कहा नहीं नहीं हम आपसे होकर जा रहे हैं तो हमारा कोई मूवमेंट नहीं। mg ये है। अब तो mg का ये लाइन, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा लाइन ऑफ एक्शन, या आप कुछ लोग यहाँ नीचे से नापेंगे तो यही तो होगा। अब ये पूरी अगर लेंथ 4 है तो बीच की बची है क्या है? ये लेंथ क्या होगी? 2। ये 2 का cos 45। अब आप देखिए mg बल है और इनके बीच की दूरी क्या होगी? 2 cos 45। किधर की तरफ घुमाएंगे? क्लॉकवाइज। ये किधर घुमाएगा? क्लॉकवाइज। ये इधर क्लॉकवाइज घुमाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो माइनस रख दिया, प्लस। चलो भाई t है, ये 25 डिग्री है, तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना कोण बना रहा होगा? आप बताइए। ये अगर 45 है तो पूरा 45 होगा, तो बचा कोण कितना होगा? 20 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये आपका बचा हुआ कोण 20 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्लियर है सबको? तो हम यहां से लिख सकते हैं t cos 20, t cos 20 ये तो बल है और कितनी दूरी पर है ये? हॉरिजॉन्टल। तो आप कहेंगे 4 sin 45। क्या इतने से मामला खत्म हो गया? t cos 20 इधर होगा और t sin 20 क्या होगा? नीचे होगा। t sin 20 क्या होगा? नीचे। इस टेंशन का हमने कंपोनेंट दिया है। तो t cos 20 इंटू ये डिस्टेंस कितनी हुई? 4 का
साइन 45 और माइनस क्यू भाई, क्योंकि जो टी साइन 20 होगा वो क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो टी साइन 20 इंटू क्या होगा 4 देखिए टी साइन 20 के लिए आप 4 cos 45 लगाएंगे, इसके लिए क्या लगाएंगे ये 4 cos 45, ये डिस्टेंस, तो 4 cos 45 इक्वल टू क्या है 0। 3 बल केवल mg के पास गए, mg माइनस में क्योंकि इधर घुमाएगा, 2 cos 45 माइनस। अब यहां से इन तीनों को आप ध्यान से देखें, इक्वेशंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख माइनस mg 2 cos 45 और t cos 20 इंटू 4 sin 45, t sin 20 इंटू 4 cos 45। अब माइनस क्या है, ये नीचे क्लॉकवाइज माइनस और ये एंटी क्लॉकवाइज प्लस। अब इन तीनों को आप बहुत ध्यान से देखिए, इन तीनों में mg मालूम है, हाँ 10 क्यों और g का मान सब मालूम है, सिर्फ क्या अननोन है t। तो आप यहां से क्या करेंगे t सॉल्व करेंगे, आप कैलकुलेटर चलाएं, ये ध्यान रखिए, यहां से t को सॉल्व करें, t जब सॉल्व हो जाएगा तो कुछ मान यहां पर आएगा। बात समझ में आ रही है? तो t की वैल्यू आ गई। पहला क्या, फाइंड द टेंशन इन द रोप, टेंशन इन द रोप हो गया, तो टेंशन का मान आप निकाल लिए और सारा आंसर। अब अगला क्या है, रिएक्शन एट ए। तो अभी आप ये फिगर बना लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अगला आपके पास है कि रिएक्शन एट ए, तो हम सब लोग इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्शन के लिए क्या, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई भी 0 होना चाहिए, बिल्कुल। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, इसको हम सब लोग यहाँ पर यूज करेंगे। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? अब सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू अगर 0 करना है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या हो 0। तो अब यहां से क्या करेंगे, ए एक्स उधर की तरफ, ठीक है। एम जी का कोई कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में नहीं, ए वाई का कोई कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में नहीं, लेकिन माइनस टी का cos 20 जो इधर cos है, अब माइनस क्यों लिखे, क्योंकि भाई उधर की तरफ हम पॉजिटिव माने तो इधर ऑटोमेटिकली नेगेटिव। तो t मालूम है क्या, हाँ मालूम है, तो ए एक्स इक्वल टू क्या आ जाए t cos 20, किधर की तरफ, इधर की। t मालूम हो गया, ये भी आप बता लेंगे। ऐसे अगर कोई पूछे कि ए वाई बताइए, तो ए वाई के लिए कुछ नहीं करना भाई, फिर वही सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। अब सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 और अपवर्ड क्या लेंगे, पॉजिटिव। अपवर्ड को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो ए वाई माइनस एम जी, ए वाई ए एक्स से कोई कंपोनेंट नहीं, ए वाई माइनस एम जी और माइनस टी साइन 20, माइनस टी साइन 20 इक्वल टू 0। ए वाई माइनस एम जी माइनस टी साइन 20 इक्वल टू 0, तो ए वाई का मान आपको मिल जाएगा, यहां पे कुछ वैल्यू मिल जाएगी, ध्यान रखिए। अब ये मान जो आएगा वो क्या होगा, अपवर्ड होगा, ये मान जो आएगा वो क्या होगा, अपवर्ड। क्लियर है सबको? तो आपने रिएक्शन एट ए भी निकाला और टेंशन इन रोप निकाला। सबसे पहला स्टेप होता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, और किसका बनाना, जिसमें हमें इंटरेस्ट हो उसका बनाना, ठीक है। ए वाई भी आप निकालिए, रिएक्शन भी निकालिए, सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यू रख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्र में डोरी के विभिन्न भागों से तनाव, ये चित्र आपको दिखाया गया, विभिन्न भागों से तनाव T1, T2 और T3 के मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पे कुछ पहले से दिखाया गया T1, T2, T3 के मान ज्ञात करिए और बिंदु A पर प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन निकालिए। ये 5 किलो है, 10 किलो है, 2 किलो है। अब आप मान लीजिए कि यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते इस वाले ब्लॉक का, तो सबसे नीचे, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पहले देखिए, फिगर को देखिए, थोड़ा इत्मीनान से करिए। ये आपके 3 ब्लॉक्स हैं, तीनों ब्लॉक्स ऐसे एक के बाद रस्सी से जुड़े हुए हैं, दिखाया गया। T1 यहाँ पर, T2 यहाँ पर, T3, सब कोई खिंचाव होगा, श्योर है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो T1, T2, T3 के मान ज्ञात करना, ये 5 किलो है, 10 किलो और ये 2 किलो है, ठीक है। अब यहाँ हम अगर इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो सॉल्यूशन यही शुरू हो जाता है, फ्री बॉडी डायग्राम।
तो 5 किलो वाले का, तो यहां इधर की तरफ क्या है T1 और इधर की तरफ क्या है mg, लेकिन यहां पे mg क्या है 5 इंटू 9.81 न्यूटन। क्या ये इक्विलिब्रियम में है? हाँ, ये सारे बल कोलिनियर, तो इसमें सिर्फ सिग्मा एफ है। कोप्लेनर कोलिनियर हो तो सिग्मा एफ इक्वल टू 0, सिंपल सी बात। तो यहां से क्या आएगा T1 इक्वल टू 5 इंटू 9.81 न्यूटन। हो गया आंसर, T1 निकल गया। अब अगर हम 10 किलो वाले वेट का इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, आंसर कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को? अगला देखते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये कहेगा भैया इधर से हमें T2 खींच रहा है, ठीक, इधर से भी खिंचाव क्या है T1 है। अब ध्यान देखिए ऊपर नीचे वाला बड़ा कॉन्सेप्ट गड़बड़ है। अगर यहां हम सिर्फ रस्सी का ऐसे काट के बनाते, सिर्फ इस रस्सी का, तो रस्सी का ऐसे आता है फ्री बॉडी डायग्राम, इधर T1 और इधर T1। और ब्लॉक जो है, तो ध्यान रखिए जब रस्सी खींच रही होती है तो इधर ये खींच रहा होता है, वो भी खींच रहा होता है, दोनों एक दूसरे। तो ये उधर की तरफ और ये इधर की तरफ। रस्सी एक्चुअल में जब आपके 5 किलोग्राम से जुड़ी हुई है तो इसको ऊपर खींच रही है और इसको नीचे खींच रहे, ऐसे बनना चाहिए। ये 10 किलोग्राम वाला है और ये क्या है 5 किलोग्राम है, तो एक ही दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर इसमें भी क्या होगा, नीचे की तरफ T1 और ऊपर T2, और क्या और कोई लगेगा? हाँ बिल्कुल, ये क्या होगा 10G mg होगा ना। तो यहां से अगर इक्विलिब्रियम देखें तो T2 ऊपर की तरफ माइनस 10G माइनस T1 इक्वल टू 0। T1 क्या है 5G, T1 क्या है 5G, तो T2 कितना आ जाएगा 15G आ जाएगा। तो आप जिसका कंसंट्रेट करें उसी का फ्री बॉडी डायग्राम सिंपल बना लिया। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बने, इधर T1 खींच रहा था, उधर T2 और mg नीचे की तरफ। तो जो T2 होगा वो mg प्लस T1 होगा, mg प्लस T1, और 10 5 15 हो गया। क्लियर है सबको? अभी हमें T3 निकालना है। तो T3 निकालने के लिए अब यहां पर हम आ गए इस 2 किलो वाले, इधर की तरफ खिंचाव कितना है T2, उधर की तरफ खिंचाव कितना है T3, और mg कितना है 2 kg, 2G। ये आपका 2G नीचे की ओर, T2 भी नीचे की ओर, ऐसे इधर की तरफ खिंचाओ और इधर की तरफ खिंचाओ, दोनों ऐसे। पासा जी, इसको ऐसे डायग्राम होना चाहिए था कि वो उसको। अब ध्यान दें, रस्सी जब आप खुद भी फील करते होंगे, आप हमें और हम आपको, अगर 2 लोग रस्सी पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं तो आप हमें, अगर यहाँ ऐसे 2 लोग पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं तो आप हमें खींच रहे हो तो हम आपको खींच रहे हो। बात समझ में आ रही? ऐसे काट दीजिए, इसके लिए ये फ्री बॉडी डायग्राम और इसके लिए ये फ्री बॉडी डायग्राम। किसी का इंटरेस्ट इस छोटे से टुकड़े पर है, किसी का इंटरेस्ट अगर इस छोटे से रस्सी पर है, रस्सी में इंटरेस्ट है, तो उस रस्सी के छोटे से टुकड़े बनाइए, इधर खिंचाओ इधर खिंचाओ, इस रस्सी में इधर। लेकिन अगर वैसे देखे तो इधर इधर काट दीजिए, ये इधर खींच रहे हो, ये इधर खींच रहे। पूरी बात समझ में आ रही है ना? तो सिंपल सा ऐसे फंडा होता है। इस सिचुएशन में हम लोग अब इसमें देखते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर होगा? तो यहां से देखिए T3 माइनस T2 माइनस 2G इक्वल टू 0, और T3, अब इसके आगे हम देखते हैं, T3 आ गया माइनस T2, T2 कितना आया था 10 5 15G, और माइनस 2G इक्वल टू 0, तो T3 कितना आएगा 17G। किधर होगा ऊपर। अब ध्यान रखिए इससे कुछ नहीं, यहां कट करिए ऐसे, इसके नीचे जितना लटका हुआ उतना T3 होगा। तो 2G 10 और 10 2 12 5 17 लटका, T3 17 होगा। T2 कितना होगा 10 5 15 होगा। जहां कट करे वहां टेंशन, उसके नीचे का देख लीजिए। तो T1 कितना होगा 5 होगा, T2 होगा 10 5 15 होगा, और T3 क्या होगा 10 5 15 2 17 होगा। ठीक है। अब रिएक्शन एट ए पूछा जाए, अगर ए पर पूछा जाए तो यहाँ जो ए है इस पर ऐसे T3 से तो खिंचाव है, इससे इस पर यहाँ पर क्या है
T3 से ही तो खिंचाव है, तो रिएक्शन एट ए भी क्या होगा, ए पर प्रतिक्रिया बल भी क्या होगा, T3 के बराबर 17 G के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप सब लोग ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 सेंटीमीटर व्यास, इसका जो डायमीटर है वो क्या है, 50 सेंटीमीटर। चलो भाई, डायमीटर 50 है तो ये 25 सेंटीमीटर होगा। 50 सेंटीमीटर व्यास तथा 1000 किलोग्राम वेट, 1000 किलोग्राम वेट का मतलब 9.81 से गुणा कर देंगे तो न्यूटन पता जाएगा कि एक भारी पहिए को 20 सेंटीमीटर, ये कितना है 20 सेंटीमीटर, ये पूरा कितना है 25, ये पूरा कितना है 25, तो ये 20 सेंटीमीटर के आड़ में उठाया जा रहा है। कि ऑब्स्टेकल मतलब बाधा में के ऊपर चढ़ाना है, इसको ऊपर खींचने के लिए पहिए के केंद्र पर लगाया गया न्यूनतम बल, इसके केंद्र पर लगाया गया क्या है मिनिमम फोर्स, आपको बताना है कि ये F मिनिमम कितना होगा। बात समझ में आ रही ना सबको, यही आपको निकालना है। चलो भाई, अब अगर हम देखें इस बॉल का फ्री बॉडी, इस भारी जो व्यास है पहिए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। देखिए एक हम लामी थ्योरम से इसको करा चुके हैं, लेकिन उससे अब नहीं करेंगे। ये सेंटर है, सेंटर पर आपका mg लगेगा और सेंटर पर ही आप एक बल लगा रहे हैं F, सेंटर पर ही आप क्या लगा रहे हैं बल, और वो आपको मिनिमम लगाने का मन है, ठीक है। यहां पर जो ऑब्स्टेकल कोना है, ये जो कोना है, इस कोने से एक नॉर्मल क्या आएगा रिएक्शन आएगा, इस कोने पर क्या आएगा एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। और जब आप इस पे आप सोचिए सारे फोर्सेस दिखाने एक्सटर्नल, तो mg को दिखा दिए, F को दिखा दिए, कोने की वजह से नॉर्मल रिएक्शन। हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्यों बनाए, हमारा इंटरेस्ट इस गोले में है तो गोले का बना रहे। अब जब ये उठने वाला होगा, जस्ट उठने वाला होगा, तो यहाँ पे कांटेक्ट पर रिएक्शन क्या हो जाएगा 0। अगर उठा नहीं है, दबा है, जब आप खींचना शुरू किए तो धीरे धीरे उठना चाहेगा और नॉर्मल रिएक्शन कम होता जाएगा। एक समय जब छोड़ देने की स्थिति में होगा, उस समय यहां पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपको इसमें सारे डायमेंशंस को देखना है, तो क्या सर ये डायमेंशन कितना है, ये डायमेंशन आपका, ये डायमेंशन अगर आप देखें तो ये डायमेंशन आपका 25 सेंटीमीटर है। अरे भाई त्रिज्या ही तो है, 50 सेंटीमीटर डायमीटर है, व्यास है, तो 25 सेंटीमीटर ये है। और ये अगर ये डिस्टेंस पूछी जाए, ये डिस्टेंस अगर पूछी जाए तो 5 सेंटीमीटर होगा। कैसे, तो अब इसमें ध्यान से देखिएगा, ये पूरा आपका 25 है, ये पूरा आपका क्या है 25 है, ये पूरा 25 है यहां से लेकर यहां तक, और 20 ये उठ गया तो बचा कितना 5। तो अगर ये 5 है और ये 25 है तो ये एंगल आपका एक तरीके से फिक्स है, इस एंगल में आप कोई चेंज नहीं कर सकते भाई, ये एंगल आपका फिक्स है। अब ये एंगल निकाला कैसे जाएगा, तो साइन थीटा, साइन क्यों लगा देते हो सर, लंब मालूम कड़ मालूम है, 90 के सामने वाला कड़, तो साइन थीटा इक्वल टू 5/25, ये एंगल आपका फिक्स है। अब इसमें हमें क्या निकालना था, F का मिनिमम मान। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसके अबाउट मोमेंट ले लें, इस पॉइंट के अबाउट, तो आपका क्या होगा, F कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, नेट मोमेंट तो 0 होना ही है, तो अगर हम इसी के अबाउट मोमेंट ले लें तो आपका ये F का कुछ आएगा और mg का कुछ आएगा, नेट आपका 0 होना चाहिए, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम सब लोग ध्यान से देखते हैं, ये थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल से ये, अब पूरा एंगल हम मान लीजिए अल्फा मान लेते, पूरा एंगल क्या मान लेते हैं अल्फा, पूरा एंगल हमारा अल्फा हो गया, तो सिग्मा, अब इसको क्या ए माने, चलो ए था, ये पॉइंट ए है, तो सिग्मा एम ए इक्वल टू 0, सिग्मा एम ए इक्वल टू 0, और एंटी क्लॉकवाइज क्या है पॉजिटिव। अब यहां से आप बताइए, खुद बताइएगा कि एफ कॉस अल्फा तो इसके अलोंग ही हो जाएगा, एफ कॉस अल्फा इसके अलोंग, तो एफ साइन अल्फा ऐसे कंपोनेंट आएगा, कॉस अल्फा इधर है,
एफ कॉस अल्फा इसके अलॉन्ग साइन अल्फा ऐसे, तो एफ साइन अल्फा इंटू आर रेडियस आर, एफ साइन अल्फा इंटू आर। अब ये किधर घुमाना चाह रहा है, किधर, क्लॉकवाइज, तो माइनस, इससे पूछे आर एन कहा, हमारा कोई रोल नहीं होगा मूवमेंट में। एफ ने कहा हमारा जो कॉस है यही लाइन है, साइन इसका होगा, तो एफ साइन अल्फा इंटू आर, ये डिस्टेंस क्या है आर। ऐसे अगर mg से पूछा जाए तो प्लस एम जी क्यों लिख रहे हो भाई, mg इस पॉइंट के अबाउट किधर घुमाना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, mg एंटी क्लॉकवाइज, तो mg इंटू आर, और यही डिस्टेंस तो ली जाएगी। अब यहां पर हम लिख सकते हैं r, यहां पे हम लिख सकते हैं r cos थीटा, r cos थीटा, r का cos, ये पूरा r है, ये पूरा क्या है r है, तो ये f का जो कंपोनेंट था साइन कंपोनेंट इंटू आर प्लस एम जी इंटू आर कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा 0। अब आप बताइए क्या r मालूम है, हाँ मालूम है, एम जी मालूम है, बिल्कुल मालूम है, थीटा मालूम, बिल्कुल मालूम है, अल्फा नहीं मालूम, अल्फा हमें मालूम नहीं है। तो अब इसको थीटा का मान आप निकाल चुके होंगे, कैलकुलेटर से आपके पास आ गया होगा। इसी इक्वेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ये यहां आ गया, आर आर कट जाएगा तो यहां से आएगा एफ इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एफ इक्वल टू एम जी कॉस थीटा अपान साइन अल्फा, एफ इक्वल टू एम जी कॉस थीटा अपान साइन अल्फा, और ये कट जाए। अब कुछ देखिए, अल्फा आपका मर्जी, आप जितना मन के उतना लीजिए। अगर अल्फा 0 ले लेंगे, अल्फा 0 ले तो बहुत ज्यादा बल लगेगा इसको उठाने में। अगर आप इसके एलोंग, अल्फा 0 का मतलब इसी के एलोंग बल लगाइए तो ऐसे खींचते रह जाएंगे और उठा नहीं पाएंगे। हाँ, अब क्वेश्चन की मिनिमम चाहिए, तो एम जी ये कांस्टेंट है, थीटा भी ऑलरेडी इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या है, कांस्टेंट है, तो अल्फा में चेंज हो सकता है। अगर हमें ये मिनिमम चाहिए तो भाग करने वाला कंपोनेंट ज्यादा चाहिए, और साइन का मैक्सिमम मान 1 होता है। कब होता है, जब अल्फा क्या हो 90 डिग्री हो, जब अल्फा क्या हो 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, जो हम बल लगाएंगे वो इसके लाइन के, मतलब ये जो नॉर्मल वाली लाइन है इसके परपेंडिकुलर ही लगाएंगे। तो फॉर एफ मिनिमम, फॉर एफ मिनिमम जब आप कम से कम बल लगाना चाहते हैं, ध्यान रखिए ये 90 होना चाहिए। जब भी आप कम से कम बल लगाना चाहें तो ये 90, तो फॉर एफ मिनिमम अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, और जब ये अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री तो उस सिचुएशन में मिनिमम फोर्स का मान कितना होगा। तो मिनिमम फोर्स का मान अगर पूछ लिया जाए आपसे कि मिनिमम बल बताइए, तो एफ मिनिमम जो होगा अल्फा 90, तो ये 1 हो जाएगा, ये आएगा एम जी कॉस थीटा, क्या आएगा एम जी कॉस थीटा, क्योंकि एम जी कॉस थीटा ही बचेगा। तो एफ मिनिमम का जो मान होगा वो होगा एम जी कॉस थीटा। कब होगा, जब हम इसको इसके परपेंडिकुलर लगाएंगे। एम जी मालूम, एम मालूम है, हाँ बिल्कुल, एम जी आपका 1000×9.81 और थीटा आपने निकाला है साइन थीटा इक्वल टू 5/25 हम बता चुके हैं, तो ये इतना न्यूटन आए। बात समझे, थीटा आप निकाल चुके हैं, क्लियर हो गया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए किसी एक पॉइंट। अब ध्यान रखिए हम इसी के अबाउट क्यों लिए, हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं था, हम इसको निकालना नहीं चाहते थे, हमें एफ निकालना था और एम जी मालूम था, तो हम एफ और एम जी में संबंध बना चाहते थे, इसके अबाउट नहीं लिए। तो हम इसके अबाउट इसीलिए लिए कि एफ और एम जी में संबंध बने, और हम कोई एक एंगल अपना मान लिए। आपने बताया कि सर कम से कम के लिए ये अल्फा 90 होना चाहिए, और तब कितना होना चाहिए, तो वही मिनिमम आवश्यक बल। तो आप बल भी बताए कि इतना कम से कम लगाना पड़ेगा, और कहाँ लगाना पड़ेगा, इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ टू फोर्स सिस्टम। अब ध्यान रखिए, अगर ऐसे कई बार आप देखेंगे, एक बार है और यहां पर इसमें इधर और इधर की तरफ 2 बल लग रहे हैं,
किसी भी मेंबर के लिए अगर उसमें सिर्फ 2 बल ही लग रहे हैं तो उसके इक्विलिब्रियम की सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन, और वो भी क्लियर रखिएगा, दोनों बल इक्वल होने चाहिए, दोनों बल अपोजिट होने चाहिए और दोनों बल कोलिनियर होने चाहिए। इक्वल, अपोजिट और कोलिनियर। अब इसी सिचुएशन में मान लीजिए ये दोनों एक लाइन पर हैं, कोलिनियर हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा हो तो क्या इक्विलिब्रियम होगा? नहीं। दोनों इक्वल भी होने चाहिए, अपोजिट भी होने चाहिए और कोलिनियर भी होने चाहिए। ऐसे मान लीजिए यही बार था और इसमें ऐसे तिरछा बल लगता और उसका जस्ट रिवर्स इधर लगता, दोनों इक्वल हैं, अपोजिट हैं, ठीक है, पर कोलिनियर नहीं है, तो यह सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, कपल फॉर्म कर देगा। तो किन्हीं 2 बलों के अगर किसी भी मेंबर में सिर्फ 2 बल ही लग रहे हैं तो उसके लिए इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है एंड इज एक्टेड अपॉन बाय ओनली 2 फोर्सेस, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है और उस पर एक्टेड क्या हो? ओनली 2 फोर्सेस, देन दीज 2 फोर्सेस मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड कोलिनियर। इक्वल, अपोजिट एंड कोलिनियर ये होना ही चाहिए, ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसी में कहा जाता है कि किसी एक बॉडी पर 2 बल लग रहे हैं तो उनके इक्विलिब्रियम क्या करनी है? इक्वल, अपोजिट, कोलिनियर। उन दोनों बलों के अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो उन दोनों बलों के बीच का कोण कितना होगा? 180 डिग्री हो। सिंपल सी बात समझ में आ रही? ऐसे कई जगह आप ट्रस्ट के जितने भी मेंबर होते हैं 2 फोर्स मेंबर एनालिसिस करेंगे, हर एक मेंबर में 2 फोर्सेस होंगे, दोनों इक्वल, अपोजिट और कोलिनियर होंगे। बात समझ में आ रही? अगला इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्स सिस्टम। तो कोई एक बॉडी है और ये इक्विलिब्रियम में 3 बलों द्वारा 3 बल लग रहे हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। अब ये इक्विलिब्रियम में कब होगा? क्वेश्चन ये इक्विलिब्रियम में कब होगा? तो भाई देखो, इक्विलिब्रियम के लिए सिंपल सी बात है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, नेट मोमेंट 0, सिंपल सी बात। तो अब अगर इसी में पूछा जाए, अब इसके इक्विलिब्रियम होने के लिए आप ये कहोगे कि इन दोनों का परिणामी जो आए उसके इक्वल, अपोजिट और कोलिनियर तीसरा होना। इन दोनों का रिजल्टेंट ये R है और इन दोनों का इक्विवेलेंट ये है, समांक है। बस तो आप यही तो कहेंगे कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आए उसके जस्ट इक्वल, अपोजिट और कोलिनियर होना चाहिए। तो आप कहोगे क्या होगा? ये सिस्टम इक्विलिब्रियम। इसका दूसरे तरीके से कि वह तीसरा फोर्स भी इसी पॉइंट से पास करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ भाई? रिजल्टेंट इसी पॉइंट से पास करेगा ना, तो उसका अपोजिट करने के लिए वो भी क्या होगा? कोलिनियर करने के लिए बगल लगाओगे तो कोलिनियर नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, कोई भी बॉडी अगर 3 फोर्स मेंबर मतलब 3 बल लग रहे हैं और कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं। कोई भी बॉडी अगर 3 बलों द्वारा इक्विलिब्रियम है तो 2 पॉसिबिलिटीज। एक पहली पॉसिबिलिटीज है कि तीनों आपके कॉन्करेंट हो, तीनों एक ही पॉइंट से होकर जाएं। तो अगर 3 बल से कोई बॉडी संतुलन में है तो वो या तो कॉन्करेंट होंगे या तो तीनों पैरेलल होंगे, या तो तीनों क्या होंगे? समांतर होंगे। जैसे तराजू का केस आप देखे होंगे, तो तराजू के केस में इधर बल लगा और इधर आप उठा लिए, तो ये 3 बल ही लग रहे हैं। एक आप उठा रहे हैं ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ जो आपका वेट लग रहा है, ठीक है। तो ये जब उठा रहे हैं तो ये तीनों क्या है? समांतर है और ये रॉड इक्विलिब्रियम में है। जब आप देखेंगे एकदम हॉरिजॉन्टल होगा, इक्विलिब्रियम में है। तो या तो तीनों क्या होंगे? कॉन्करेंट होंगे या तो तीनों पैरेलल होंगे। तो इसको पढ़िए, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम एंड सब्जेक्टेड टू 3 कोप्लेनर फोर्सेस। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में हो और उसमें 3 कोप्लेनर फोर्सेस लग रहा हो, देन द फोर्स सिस्टम एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी आइदर कॉन्करेंट। तो फोर्स सिस्टम या तो क्या होना चाहिए? कॉन्करेंट और पैरेलल फोर्स सिस्टम, या तो कॉन्करेंट होना चाहिए या तो पैरेलल। इसी को ध्यान में रखते हुए लालवी ने बताया था, अगर 3 बल से कोई बॉडी संतुलन में है तो और वो क्या हो? कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हो, तब हमारा नियम लागू।
पास है। तो तीन बल द्वारा अगर कोई बॉडी संतुलन में, तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो पैरेलल होंगी या तो कॉन्करेंट। इन अ 3-4 सिस्टम द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू, कोई दो का रिजल्टेंट तीसरे के एनी टू फोर्स बिकम्स इक्वल अपोजिट एंड कोलिनियर विद द थर्ड फोर्स टू द अटेन द इक्विलिब्रियम। तो 3-4 सिस्टम में द रिजल्टेंट ऑफ किसी दो, भाई तीन है तो किसी दो का रिजल्टेंट बिकम्स इक्वल अपोजिट एंड कोलिनियर विद द थर्ड फोर्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन बढ़िए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन ये आगे क्वेश्चन और बड़े होंगे। इफ अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम, ढेर सारे, एक कोप्लेनर फोर्स है, इसमें लगने वाले ढेर सारे बल हैं, एट एक्टिंग एट अ पॉइंट इन इक्विलिब्रियम, भाई ये साम्य अवस्था में है। तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो होगा और नेट मूवमेंट जीरो। द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट बी क्या होगा, इक्वल टू द, मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जितने क्लॉकवाइज मूवमेंट आएंगे उतना ही एंटी, तभी तो नेट जीरो आएगा अबाउट एनी पॉइंट। तो इक्वल टू द, और यही लॉ ऑफ मूवमेंट कहलाता है। तो इक्विलिब्रियम में अगर कोई बॉडी है तो ध्यान से सुनिएगा दो तीन बातें। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसका नेट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नेट क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होता है। इसका दूसरा मतलब कि उस पर किसी पॉइंट के अबाउट नेट मूवमेंट जीरो होता है। तो किसी भी बॉडी के इक्विलिब्रियम में होने के लिए किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट मूवमेंट जीरो होना चाहिए। यही आपका लॉ ऑफ मूवमेंट कहलाता, मूवमेंट का नियम। इसके अलावा एक था वेरेगनान थ्योरम। वेरेगनान ने क्या बताया था कि किसी फोर्स सिस्टम का किसी एक पॉइंट के अबाउट नेट मूवमेंट उसके रिजल्टेंट के, उसके परिणामी के उसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट के बराबर होता है। हो सकता है कि वो आपका इक्विलिब्रियम में ना हो, अलग बात, लेकिन लॉ ऑफ मूवमेंट कहता है अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट क्लॉकवाइज और नेट एंटी क्लॉकवाइज क्या होना चाहिए, जीरो, मतलब बराबर होना चाहिए, जिससे नेट मूवमेंट क्या हो, जीरो। ठीक है, तो इक्वल टू द। अगला, टू लाइक पैरेलल फोर्सेस। चलो भाई, दो, कोई एक बॉडी है, आर एक्टिंग एट ए डिस्टेंस, कोई एक बॉडी है, टू लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक ध्यान रखिए, लाइक है मतलब ये P1 है और ये P2 है, समांतर हैं, एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 mm अपार्ट, 24 mm अपार्ट। दो समान समांतर बल, समान नेचर के फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ डिस्टेंस 24 mm अपार्ट, 24 mm की दूरी। देयर रिजल्टेंट इज 20 न्यूटन, रिजल्टेंट इज 20 न्यूटन। चलो भाई, इसका जो रिजल्टेंट है वो 20 न्यूटन है। ये इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज 6 mm, जो आपका ये रिजल्टेंट आया है इस 6 mm फ्रॉम एनी गिवन फोर्स, तो इससे किसी एक से ये कितनी दूरी पर है, 6 mm पर। टू फोर्सेस आर, सिंपल सा क्वेश्चन था कि दो बल थे, उनका रिजल्टेंट 20 है और वो किसी, हम पहले इसे मान ली, इससे 6 mm दूरी पर है, तो वो बल बताओ। तो पहली बात, जब पैरेलल फोर्सेस हैं तो पहली बात आप वही सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ, तो P1 प्लस P2 इक्वल टू क्या होगा, आर, आर का मतलब 20। पहला इक्वेशन, एक गोली दो आदमी नहीं मारेंगे, तो यहां से मामला नहीं सही होगा। दूसरा, अगर हम इसी के लाइन ऑफ एक्शन के और मूवमेंट ले लें, अब भाई इसी के अबाउट ले लोगे तो आप वेरेगनान को याद करो, वेरेगनान ने क्या बताया था, इस पूरे फोर्स सिस्टम का, आज इसी के अबाउट लोगे तो इसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन P2 इंटू 24, P2 इंटू 24 जो होगा वो रिजल्टेंट का, अब रिजल्टेंट का उसी के अबाउट लोगे तो 6 इंटू 20 के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, उस सिस्टम का उस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट। तो अब इसी पॉइंट के अबाउट इस सिस्टम का अगर मूवमेंट लें तो P2 इंटू 24 ये तो होगा, और रिजल्टेंट का उसी पॉइंट के अबाउट अगर लें तो रिजल्टेंट का क्या होगा, 20 इंटू 6। तो यहां से आपका 20 छक्का 120, 24 पंचे, तो P2 कितना आ जाएगा, 5। P2 कितना आ जाएगा, 5, और P1 कितना आ जाएगा, 15। हो गया आंसर। P1 कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन।
क्लियर हो गया। तो 15 और 5 का ये आपका, ऐसे आंसर देख के कर सकते हैं। रिजल्टेंट 15 मतलब 20 आएगा, किसका आएगा? 15 5 का ही आएगा। 15 15 30 हो जा रहा है और 20 5 25। नन ऑफ दिस था, इसलिए थोड़ा आपको और सिक्योर होके आंसर करने होंगे। तो आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग ढंग से, थोड़ा तेजी में करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग और आगे करते हैं तेजी से, ठीक है। ये हो गया सब लोग को। आगे बढ़ें। कोई भी, अगर कोई भी है, इसमें 2 बल लग रहे हैं, ये 2 बल, और इनका रिजल्टेंट कहीं मान लीजिए a दूरी पर हो, और ये बीच की दूरी क्या हो? l। ये P1 है, ये P2 है, और ये रिजल्टेंट है। तो यहां से आप पहला सिंपल तरीके से एक बार कर लीजिए, P1 P2 इक्वल टू R। और दूसरा आप कहेंगे कि इसके अबाउट अगर मूवमेंट लें, आप कहेंगे कि P2 इंटू L इक्वल टू R इंटू ए। तो यहां से P2 क्या आएगा? R इंटू ए अपान L। और जब आप इसमें पुट करेंगे तो P1 आएगा R इंटू L माइनस ए बाई L। अगर आप इसको यहां रख दीजिए R इंटू ए बाई L, तो आप देखेंगे यही आंसर आ जाएगा P1। तो अब ध्यान दीजिए, अगर 2 बलों का परिणामी ये कुछ है, तो पहला बल जो होगा, आप क्या करिए, पहला बल ये R है, R बटे L कर दीजिए, और ये दूरी दूसरे वाले बल का, रिजल्टेंट का दूसरे वाले बल से दूरी, A क्या है? P2 निकालना है। अब P2 निकालना है, अगर P2 निकालना है तो क्या करेंगे? R बाई L तो दोनों में रहेगा, R बाई L तुरंत भगा दो, R बाई L बीच की दूरी हो गई, ठीक है। और A क्या होगा? A क्या होगा? जब ये बल निकालेंगे तो ये वाला, जब आप P2 निकालेंगे तब ये दूरी लेंगे, और जब P1 निकालेंगे तो ये दूरी लेंगे। ये दूरी क्या होगी? L माइनस R। तो R बाई L तो तुरंत आप जो रिजल्टेंट हो बीच की दूरी R बाई L कर दीजिए। P1 निकालना तो इस वाली दूरी से गुणा कर दिए, और इसको निकालना तो इस वाली दूरी से गुणा कर दिए, बस सिंपल सा। तो ऐसी सिचुएशन थी, इसमें 24 दूरी पे थे, ये कितना था? 24, और यहाँ 6 पर ये था। तो आप तुरंत क्या कहोगे कि 20 बटे 24 तो कर ही देंगे। एक तरफ इसको 18 और एक बार 20 बटे 24, और ये क्या होगा? 6। 20 छक्का 120, तो ये आ गया 5, और ये आ गया 15। अगर आपको ये P1 चाहिए तो 20 बटे 24 तो करना है, 24 पूरी दूरी है ना, और 20 रिजल्टेंट था, 20 आपका क्या था? रिजल्टेंट। तो 20 बटे 24 तुरंत कर दीजिए, 20 बटे 24 तुरंत कर दीजिए। एक तरफ 6 है तो P2 6 को जब इसको निकालना होगा 6 के लिए 6 से गुणा करेंगे, और जब इसको निकालना होगा तो 18 से, दूसरी दूरी 18 ही तो बचेगी, 18 से गुणा कर देंगे, आंसर हो गया 15 5। नोट कर लीजिए सब लोग, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं, जब P1 निकालना हो R बाई L तो कर ही दो, जब P1 निकालो तो R बाई L इंटू क्या होगा? L माइनस ए। P2 निकालो तो R बाई L इंटू ए। क्लियर है सबको? मैटर कंटेंड, पदार्थ की मात्रा इन अ बॉडी, तो मैटर कंटेंड इन अ बॉडी क्या कहलाएगा? मास। पूर्वी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वेरिग्नान थ्योरम इज रिलेटेड, तो वेरिग्नान थ्योरम किससे जुड़ा हुआ? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से। मूवमेंट का कोई नियम है, प्रिंसिपल ऑफ फोर्स नहीं, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया नहीं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। इंपल्स क्या होगा? तो क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। आपको इंपल्स के बारे में बताए होंगे, इंपल्स जो होता है वो क्या होता है? F इंटू डी टी, और यही क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। यही क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। ये क्लास में हो चुका है पहले भी। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बात समझ में आ रही है? एंगुलर, आप ध्यान दीजिए, इंपल्स होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कंसिडर्ड इफ देयर आर, देखिए एंगुलर मोमेंट ऑफ द सिस्टम, लीनियर मोमेंट आपका होता है एमबी, और एंगुलर मोमेंट आपका होता है आई ओमेगा। जो मास है वही रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस होता है, जो लीनियर वेलोसिटी है वही रोटेशन में एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस होता है। तो एंगुलर मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। अब बात आइए, एफ जो होता है वो होता है डी अपान डी टी इंटू डी एम बी अपान डी टी।
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब अगर ये जीरो हो तो आप यहां से कह दोगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो है, मतलब मोमेंटम क्या है, कंजर्व। तो अगर किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो। ऐसे ही आपका जो टॉर्क होता है वो डी अपान डी टी इंटू डी आई ओमेगा अपान डी टी होता है। अब अगर ये जीरो हो तो आप कहोगे कि डी आई ओमेगा आपका क्या होगा, जीरो, मतलब ये चेंज नहीं होगा, और चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, कांस्टेंट। तो अगर कोई नेट टॉर्क ना लग रहा हो, टॉर्क नहीं बोले, नेट टॉर्क एक दो लग सकते हैं, लेकिन दोनों का समेशन अगर जीरो हो जाए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट टॉर्क अगर जीरो हो तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंट कंजर्व हो। आई ओमेगा क्या होता है, कंजर्व होता है। बात समझ। तो नो फोर्स प्रेजेंट, तो इसमें लीनियर मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम। नो मैग्नेटिक फोर्सेस, अरे फोर्स है तो कोई, नो नेट फोर्स, ठीक है, तो कोई नेट फोर्स ना हो तो लीनियर मोमेंट क्या होगा, कंजर्व। लेकिन एंगुलर मोमेंट की बात की है तो नो टॉर्क प्रेजेंट, फोर्स लग सकता है पर नेट कोई टॉर्क ना हो, बल ढेर सारे लगे एक ही पॉइंट पर लगे, तो आपका नेट अगर एक ही पॉइंट पर लगे तो नेट टॉर्क नहीं होगा, नेट टॉर्क नहीं होगा तो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई लोग कंफ्यूजन रहते हैं। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, फिर से इसको पढ़ेंगे बाद में। पहले मोमेंट ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, सर मोमेंटम का मतलब हुआ mb, और मोमेंट का मतलब mb में r से गुणा। तो ये जो mb r होता है यही होता है एंगुलर मोमेंट, यही क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, और एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या मतलब, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, टॉर्क अप्लाइड टू द फ्लूइड। अब फ्लूइड के केस में रहेगा तो फ्लूइड रहेगा, और कोई बॉडी है तो बॉडी पर, ठीक है। तो द चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम का मतलब हुआ द चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि मोमेंट ऑफ मोमेंटम ही क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज टॉर्क अप्लाइड ऑन द फ्लूइड। साइकिल, अब ध्यान समझ में आ गया ना सबको, क्लियर है ना। साइकिल पेडलिंग, ठीक है, साइकिल पर पैंडल मारना इज एन एग्जाम्पल। अरे भाई साइकिल है ऐसे, एक पैंडल पर आप ये यहाँ बॉटम लगा हुआ है, दूसरे पैंडल नहीं, तो यहाँ जो पैंडल है इसको इस पॉइंट के अबाउट आप ऐसे एक बल ही तो लगा रहे होते हैं, बॉटम पर एक से एक केवल बल, कोई इसका रिवर्स उल्टा अपोजिट बल नहीं। अभी कुछ लोग कहेंगे नहीं हम नीचे से खींच, अरे खींचता है कोई, नहीं, केवल ऊपर से केवल धक्का दिया जाता है। एक तरफ से अगर धक्का दिया जाए, इक्वल अपोजिट फोर्सेस होते हैं तब कपल बनेगा। सिर्फ केवल एक बल लगे तो वो इसके अबाउट क्या दे रहा है, सिर्फ मूवमेंट दे रहा है। तो साइकिल में जब आप बल लगा रहे हैं तो बल क्या हो रहा है, एक्सिस से कुछ दूरी पर है, और जब कुछ दूरी पर है तो मूवमेंट बनाएगा। तो क्या होगा, मूवमेंट, कपल नहीं बनाएगा क्योंकि इक्वल अपोजिट फोर्सेस नहीं होते, तो क्या बनेगा, मूवमेंट, ठीक है। टर्निंग अ की, अब कोई चाबी ले, कोई भी ताला ऐसे है, ताले के अंदर एक खांचा बना हुआ, ऐसे चाबी इसमें घुसा है, तो क्या चाबी ऐसे धक्का देते, कैसे घुमाते हैं, तो चाबी को आप ऐसे घुमाते हैं तो घुमाने में जो चाबी है इधर इसकी तरफ धक्का लगाते, इधर इसकी तरफ धक्का, ऐसे लगाते, ऐसे। बाइक की चाबी हो, ताले की चाबी हो, कोई भी चाबी आप देख रहे हैं तो क्या करते हैं, ऐसे की को ताले में की, तो आप ऐसे घुमाते हैं ना, इस पर इधर फोर्स लगाए, उस पर उधर फोर्स लगाए, तो इक्वल अपोजिट और पैरेलल फोर्सेस हो पर कुछ दूर पे सेपरेटेड हो तो क्या बनाएंगे, कपल, क्या बनाएंगे। तो टर्निंग अ की इनटू द लॉक इज अ केस ऑफ कपल। अ कपल प्रोड्यूसेस, तो कपल में नेट फोर्स तो जीरो होता है, तो क्या करेगा, सिर्फ क्या होगा, रोटेशनल मोशन। कपल में नेट फोर्स जीरो होगा तो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, रोटेशन। आगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब सारे पढ़नी पड़ेंगे।
इसमें तो आपको रोटेशनल मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द कपल इज जीरो। बिल्कुल सही। कपल में अगर नेट फोर्स देखा जाए तो क्या होगा, जीरो, क्योंकि दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्सेस है। तो कपल को फॉर्म करने वाले नेट फोर्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। या एल्जेब्रिक सम कह रहा, एक तरफ पॉजिटिव तो दूसरी तरफ निगेटिव। द एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द कपल अबाउट एनी पॉइंट इज सेम। ये बात आप बता चुके हैं कि अगर ये आपका कपल फॉर्म हो रहा है और एल्जेब्रिक सम तो जीरो होगा, ये भी एफ है ये भी एफ है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट आप चाहे इसके अबाउट निकाले, चाहे इसके अबाउट निकाले, चाहे इसके अबाउट निकाले, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालिए तो आपका कपल मोमेंट सेम आएगा। वही कह रहा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द कपल अबाउट एनी पॉइंट इज सेम। तो कपल का किसी भी पॉइंट के अबाउट एल्जेब्रिक सम देखेंगे तो सेम आएगा। बात समझती भी सही है। कपल कैन नॉट बी बैलेंस बाय सिंगल फोर्स। अरे भाई, इसको हम किसी एक सिंगल फोर्स से बैलेंस करना चाहें तो हो सकता है कि इस पॉइंट के अबाउट वही कपल वो दे, नेट मोमेंट जीरो या पर के नेट फोर्स जीरो होगा, तब नहीं, नेट फोर्स कुछ आया, क्योंकि ये दोनों नेट फोर्स तो जीरो हैं ही। तो सिंगल फोर्स से अगर बैलेंस करना चाहोगे तो आपका हो सकता है कि नेट मोमेंट जीरो हो जाए पर नेट फोर्स तब जीरो नहीं होगा। तो हमेशा कपल से ही बैलेंस होता है। A couple cannot be balanced by single force but can be balanced only by a couple of opposite sense। भले क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो सही है, इसमें सारे सही है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर डी पार्ट ही होगा, सारे मत लगा के आ जाना। खैर इस समय एक ही लगता ही है कंप्यूटर में, तो सारे मत लगाइए। अब आज के लिए इतना ही। हम लोग ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी किए, इक्विलिब्रियम के कंडीशंस को भी समझा। फर्स्ट चैप्टर को हमने काफ़ी ढंग से आपको समझाने की कोशिश की है। और भी क्वेश्चन का फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड एक दो सीरीज और आएगी जिसमें प्योर क्वेश्चन होंगे। आप सब लोग क्वेश्चन सीरीज को नहीं देखते तो बहुत खराब। आप लोग क्वेश्चन सीरीज को भी देखें। लामीज का जैसे हमने पार्ट 2 का दिया, तो पार्ट 2 सिर्फ क्वेश्चन सीरीज दिया, उस क्वेश्चन को आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराया लामी पार्ट 2 में, तो उसको भी सब लोग सॉल्व करें, क्वेश्चन भी करें। अच्छा लगे तो और लोगों में फैलाते भी रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है आप लोग करते रहें, ठीक है। आगे बढ़ाएं, आपको भी फायदा है और आगे प्रोसेस चलता रहे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।